फ्रेंड्स वेलकम बैक। पूरे एक साल बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछले साल इसी चैनल पर मुलाकात हुई थी ग्रैंड लीग की टीम्स के लिए और काफ़ी सारे लोगों ने उससे बहुत सारा फायदा उठाया था। और अब हम एक बार फिर से इस आईपीएल के लिए, पूरे आईपीएल के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ग्रैंड लीग की इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों मेन चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, डिटेल वीडियो देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि वहां आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बहुत बारीक है। अब यहां पे हम डायरेक्ट रिस्क लेने के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट किस पर रिस्क लिया जाए, डायरेक्ट किसको छोड़ा जाए, कौन से खिलाड़ी सेफ है, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस आपके लिए तैयार भी किए हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, कुछ रिस्क के बेसिस पे और कुछ हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको पता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ये कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए अब मैच जिसके बारे में हम बात करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी कैप्टन बदल चुके हैं। अब चेन्नई की कप्तान अब धोनी नहीं है, अब ऋतुराज गायकवाड़ उसकी कैप्टनसी करने वाले हैं। तो बहुत कुछ अब बदलाव आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे वेन्यू के बारे में। वैसे वेन्यू के बारे में हम उस वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन यहां मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता दूं कि मैच होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर, जिस पर नॉर्मली स्पिनर्स ज्यादा अच्छा करते हैं। यहां पे विकेट जो है वो आपको हार्ड मिलता है। हार्ड विकेट होने की वजह से कई बार बल्लेबाज यहां पे धमाल मचा देते हैं। और यहाँ की जो बाउंड्रीज है लगभग 70 मीटर्स की आपको बाउंड्रीज देखने मिलती हैं सभी एरियाज में। 70 मीटर की बाउंड्री मतलब बाउंड्री छोटी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्विंग देखने नहीं मिलता है। ये अभी तक की इस ग्राउंड की कहानी है। ये मैंने आपको वैगन व्हील के द्वारा बताया भी था अपनी जो डिटेल्ड वीडियो है उसके अंदर। अब जो सबसे मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है वो बात ये कि इस मैदान पे नॉर्मली जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीत जाती है ज्यादातर मैचेस को। तो अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच को विन कर रही तो आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए? पहला पॉइंट जिसे आपको नोट करना है, अलग से नोट कर लेना कि फर्स्ट बैटिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, प्राथमिकता ज्यादा देनी है। यहां पे स्कोर करने वाले जो नॉर्मली प्लेयर्स होते हैं वो टॉप ऑर्डर हो जाता है। मतलब ये मान लीजिएगा कि टॉप 3 से आपको 90% मैचेस में स्कोर मिल जाएगा। इसीलिए जो टॉप 3 हैं उनको टीम में पिक करना, उनमें से अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, अब एक तरफ आपको विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस मिलेंगे, दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां पर भी एक लूप फॉल है जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। इसके बाद पावर प्ले के अंदर बहुत हद तक एक विकेट आपको देखने मिल रहा है। अब वो विकेट किसका है इसके बारे में समझ लेंगे आगे, किसका विकेट जा सकता है। और स्पिनर्स का रोल बेहतर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस मैदान के ऊपर 8 विकेट इस मैच में, 7 विकेट इस वाले मैच में, 5 विकेट यहां पे और 8 विकेट स्पिनर्स ने यहां निकाले हैं। मतलब इस मैदान के ऊपर स्पिनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, मतलब 3% के बराबर है, 3% के बराबर, लेकिन वो आपको कमाल करके दे सकता है, वो आपके लिए जरूरी पिक बन सकता है। आगे दिखाऊंगा उसके बारे में कि वो कौन है। अब बात कर ले जरा पिछले साल के बारे में। मतलब पिछले साल ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई, एक ही बार खेला था, एक ही मैच खेला था लास्ट ईयर, उसमें किस किसने स्कोर किया था? तो यहां से आप देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ को सिराज ने आउट कर दिया था। मोहम्मद सिराज को कितने विकेट मिले थे? सिर्फ एक ही विकेट मिला था और वो विकेट इन्होंने निकाला था यहां ऋतुराज गायकवाड़ का। मतलब अगर पावर प्ले के अंदर इन दोनों का आमना सामना होता है तो एक अच्छी बैटल आपको देखने मिल जाएगी। और अगर पावर प्ले के अंदर कोई विकेट निकाल सकता है बेंगलोर की तरफ से तो वो नाम सिराज का ही मान के चलिएगा आप। सिराज के अलावा और कोई ऐसा बेहतर ऑप्शन है भी नहीं अभी जो पावर प्ले के अंदर विकेट निकाल दे। लॉकी फर्गुसन मौजूद है, कैमरून ग्रीन मौजूद है, लेकिन फर्गुसन डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, मिडिल ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन पावर प्ले के अंदर जो गेंदबाजी अच्छी कर सकता है नई गेंद के साथ में वो सिर्फ और सिर्फ सिराज है। और सिराज डिपेंड करते हैं स्विंग के ऊपर, और स्विंग इस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा है नहीं। और इसके बाद डेवन कॉनवे जो कि सीजन में नहीं है, अजिंक्य रहाणे ने 37 का स्कोर किया था, इनको हसरंगा ने आउट किया था, शिवम दुबे ने 52 किया था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा। पिछले साल हुआ यह था कि इस पूरी टीम में 2 खिलाड़ियों ने स्कोर किए थे बड़े, एक किया था कॉनवे ने और एक स्कोर किया था शिवम दुबे ने। और ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, दोनों बल्लेबाज थे लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते थे और दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों ने स्कोर किया था। ये बड़ी मतलब कमाल की बात है जो देखने लायक है। गेंदबाजी की देख लेना, किसी भी गेंदबाज को इतने विकेट नहीं मिले कि वो ड्रीम टीम में कैप्टन बन जाए। यहां तक कि अगर आप गेंदबाजों को नहीं भी रखते ना तो भी काम चल जाता, क्योंकि 25-25 पॉइंट है, बाकी सबके माइनस ही हुए एक तरह से देखा जाए तो। 2 ओवर में 21 खाए,
इन्होंने 36 रन खाए थे, इन्होंने 28 खाया था, इन्होंने 62 रन खाए, इन्होंने 48 खाया और इन्होंने 30 रन खाए। तो देखा जाए तो एक तरीके से सबके माइनस ही हुए थे। और वैसे अगर प्लम मारा होगा, जैसे इन्होंने बोल्ड मार दिया था पटेल ने, तो हर्षल पटेल ने बोल्ड मारा था, तो इसका जरूर इनको बोनस मिल गया होगा, तो वही 25-30 के आसपास बैठा होगा पॉइंट। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस तरफ से आरसीबी की तरफ, तो यहां पे देखिएगा विराट कोहली का विकेट चला गया था। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर था, लेकिन फिर भी पावर प्ले के अंदर हमने यहां पर भी विकेट देखा और यहां पर भी विकेट देखा। तो एक विकेट आपको, अब ये मान के मत चलिएगा कि आपको विराट कोहली ही आपको जीएल जिताएगा, विराट कोहली ही जीएल जिताए जरूरी नहीं है, या फिर आप कहो कि आपको डुप्लेसी ही जीएल जिताए जरूरी नहीं है। बस आपको ये देखना जरूरी है कि आपको दोनों तरफ जो पावर प्ले के गेंदबाज है वो कैसे है। एक तरफ आपको दीपक चहर मिलेंगे जो कि मतलब बहुत रेयर सिचुएशन पे ही विकेट मिलेगा, ऐसा जब मिलेगा तब बल्क में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद ड्यूप्लेसी है, अब ड्यूप्लेसी ने 62 किया था, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और महिपाल लोमरोड ने स्कोर नहीं किया, मैक्सवेल ने 76 बनाया था। दोनों विदेशी खिलाड़ी चले थे, ड्यूप्लेसी भी चले विदेशी खिलाड़ी, मैक्सवेल भी चले विदेशी खिलाड़ी। मतलब इस टीम के सामने जिसकी फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, आकाश सिंह, तुषार देशपांडे, इसके बाद तीक्षाना तो खैर स्पिनर है, पथिराना और मोइन अली, यहाँ के अगर आप फास्ट बॉलर देख रहे हो तो एवरेज फास्ट बॉलर है। पथिराना भी पिछले साल नहीं थे और वो अभी भी एक तरह से देखा जाए तो उतना एक्सपीरियंस उनके पास अभी भी नहीं है। देशपांडे और आकाश सिंह, एक भी फास्ट बॉलर ऐसा नहीं जो क्वालिटी वाला हो, इसी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों विदेशी खिलाड़ियों ने स्कोर किया, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इनको परेशान नहीं कर पाई। स्पिन की तरफ देखोगे तो सिर्फ जडेजा मौजूद थे और जडेजा को विकेट नहीं मिल पाया, चूंकि ये स्पिन ट्रैक नहीं था, जहां पर ये मैच हुआ था वो स्पिन ट्रैक नहीं था, इसलिए जडेजा को विकेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पिन ट्रैक पॉसिबल है, इसीलिए आप जडेजा के खाते में विकेट देख सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, स्पिनर एवरेज है, विकेट से मदद स्पिन को नहीं है, तो फिर विदेशी खिलाड़ियों पर आपको फोकस ज्यादा करना पड़ जाता है। अब ये चीज मेन थी। और यहां पे विकेट किसको मिले थे? तुषार देशपांडे को। ये बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बनेगा। पिछले साल इसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी डेथ ओवर के अंदर। डेथ ओवर के अंदर ये चीज का ध्यान रखना। आप यहां पे देखो, वैन पार्नेल को आउट किया है, दिनेश कार्तिक को आउट किया है, ये डेथ ओवर में है। और बस ये महिपाल लोमरोड को आउट किया था, जो कि देसी खिलाड़ी हैं। मतलब कुल मिला के डेथ ओवर के लिए अगर आप चाहो तो देशपांडे पे रिस्क लेकर वाइस कैप्टन कर सकते हो, अगर वो खेलते हैं तो। ध्यान रखिएगा इस चीज का। विराट कोहली वर्सेस मुकेश चौधरी भी आपको देखने मिल सकता है अगर वो खेलते हैं तो। ये चीज पिछले साल से रिलेटेड थी। अब इस ग्राउंड के ऊपर किन किन खिलाड़ियों ने बेहतर किया है जरा वो देखिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैदान पे 38 के एवरेज के साथ में 250 किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है। इसके अलावा नीचे तक कोई स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर यहां पर आकर स्पिनर्स का रोल बेहतर हो गया था। स्पिनर्स ने कमाल किया, इसलिए मिडिल ऑर्डर का स्कोर आप देख रहे हो 16, 27, 28 और 41 MS धोनी का क्यों है? क्योंकि नॉट आउट रहने की वजह से मैक्सिमम मैचेस में। और इसके बाद आप गेंदबाजी देख लोगे तो जडेजा के पास में 30 विकेट हैं, शार्दुल ठाकुर के पास में 4 हैं, दीपक चहर ने 19 विकेट निकाले हैं। अब इसमें भी एक नाम देखिएगा, एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं है, एक दीपक चहर को कह सकता हूं कि हाँ 3 विकेट निकाले हैं। ना ही तो शार्दुल ठाकुर ने ऐसा काम किया कि जीएल का कैप्टन बन सके, ना ही काम किया इस वाले गेंदबाज ने, तीक्षाना ने, और सिर्फ काम किया है तो जडेजा ने। इसलिए जड्डू एक ऑप्शन आपके लिए है, एक ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, जीएल के लिए। तो एक नाम आपको यहां से जड्डू का लिखना है अगर गेंदबाजों पे ट्राई कर रहे हो तो। बाकी मैं और डिटेल में आगे बताऊं आगे जाके। दूसरी टीम की तरफ देखेंगे तो फिर से आपको वही दोनों ओपनर मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, विराट कोहली का फॉर्म कैसा? 13 मैचेस में इस मैदान पे सिर्फ 2 ही 50 हैं। कितने 50 हैं? सिर्फ 2 50। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि विराट कोहली 100 मारेगा? मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड ये बता रहा है कि इस मैदान के ऊपर उनको थोड़ी दिक्कत है पहले भी। लेकिन दिक्कत नहीं आई है तो वो किसको? डुप्लेसी को। हर चौथी पारी में एक 50 बनाया है उन्होंने इस मैदान के ऊपर। चूंकि पहले चेन्नई से खेला करते थे तो इस पिच के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आप डुप्लेसी को कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल इस मैदान पे 250 लगा चुके हैं सिर्फ 3 मैच खेल के। कितने मैच खेल के? सिर्फ 3 मैच खेल के, क्योंकि इनको स्पिन से बहुत दिक्कतें नहीं है। स्पिन के लिए बहुत खतरनाक प्लेयर है, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा वर्ल्ड कप में भी क्या धुनाई मचाई थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स की। और दिनेश कार्तिक ने भी 250 किए हैं 12 पारियों के अंदर। मतलब जैसा रिकॉर्ड आप विराट कोहली का देख रहे हो वैसा ही कुछ रिकॉर्ड आपको दिनेश कार्तिक का भी देखने मिल रहा है। मतलब 250 इन्होंने किए, 250 उन्होंने किए हैं। अब गेंदबाजी की तरफ देखेंगे तो यहाँ खिलाड़ियों ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। अब बारी आती है कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जो पिछले साल से
रिलेट करते हैं और वो आपके यहाँ पर भी काम आ सकते हैं। लास्ट ईयर पूरा सीजन खेला था चेन्नई सुपर किंग ने, पूरा आईपीएल मतलब पूरे आईपीएल में फाइनल तक गई और जीत के भी आई थी। इस पूरे आईपीएल के दौरान हुआ ये था कि हर मैच के अंदर लगभग 6 विकेट इनके गिर जाते थे, लगभग 6 विकेट इनके गिर जाते थे। इस साल 2 खिलाड़ी बदले हैं, एक रचिन रविंद्र और एक डायरल मिचेल ऑब्लिक मोइन अली, ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब हुआ ये था पिछले साल इन्होंने जो 15 या 16 मैच खेले थे, 16 मैचेस में 10 विकेट जो हैं वो लेफ्ट आर्म मीडियम ने निकाले थे। किसने निकाले थे? लेफ्ट आर्म मीडियम ने पिछले साल। तो यश दयाल सामने वाली टीम के पास खेल सकते हैं और एकमात्र ऑप्शन है। 16 में से 10 मैच ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रहा हो, लगभग 2 मैच में एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम को विकेट दिया है, तो यश दयाल बहुत बड़ी दिक्कत नहीं बनेंगे। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को इन्होंने सिर्फ 5 बार विकेट दिया था। लॉकी फर्गसन राइट आर्म फास्ट मौजूद है। राइट आर्म मीडियम को 18 विकेट दिए हैं। यहां पे आपको सिराज, आकाशदीप और कैमरून ग्रीन मिल जाएंगे, मतलब ये भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है अगर कहीं तो वो ये दोनों ऑप्शन है, लेग ब्रेक और राइट आर्म ऑफ ब्रेक। ये दो जो दिक्कतें हैं ये बहुत बड़ी दिक्कत मानूंगा मैं। एक तो लेग ब्रेक की, क्योंकि पिछले साल 22 विकेट लेग ब्रेक को देना 16 मैचेस में, मतलब ये, और जिसमें हर मैच में 5 या 6 विकेट जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज कर्ण शर्मा के पास में बढ़ जाती हैं कि वो 2 या 2 से ज्यादा विकेट निकाल दें। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल और पंटर पिक बन सकता है कर्ण शर्मा। तो कर्ण शर्मा पे आपको रखनी है नजर थोड़ी सी ज्यादा। अगर पिच ने मदद कर दी तो ये मान लीजिएगा कि 2 विकेट एक्सपेक्टेड हैं, 2 से ज्यादा भी जा सकता है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बन जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके देख लेना। इसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल, एक और ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करेंगे। अब वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की तरफ देखते हैं, पिछले साल खेले थे इन्होंने 14 मैचेस। जो 14 मैचेस खेले थे उनमें से 10 विकेट इन्होंने भी लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए थे। सामने वाली टीम के पास मुकेश चौधरी आ सकते हैं, पहली चीज। ऑर्थोडॉक्स को सिर्फ 3 विकेट दिए थे, सिर्फ 3 विकेट, और रचिन रविंद्र और जडेजा जाएं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जडेजा कमाल कर जाएंगे, तो एक ही शर्त है कमाल करने में, वो ये कि पिच पे जब बल्लेबाज खड़ा हो, गेंद इधर टप्पा खाए और इधर से निकले। यही एक कंडीशन मान के चलिएगा, नहीं तो टीम में पिछले साल की और इस साल की टीम में कोई बदलाव आया नहीं है। एक खिलाड़ी और बड़ा ही है, अच्छा बड़ा है, वो है कैमरून ग्रीन। तो ऐसे में यहां दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जडेजा को कैप्टन करने वाले लोगों के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक कंडीशन वो यही है सिर्फ और सिर्फ कि अगर पिच ज्यादा मदद कर दे तो। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है नहीं है चेन्नई के पास में, तो ये दिक्कत ना के बराबर है। राइट आर्म मीडियम के सामने इन्होंने 18 विकेट दिए हैं, तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, इक्का दुक्का विकेट वाली बात है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक को दिए हैं 6 विकेट, मोइन अली और तीक्षाना यहां पे मौजूद है, और लेग ब्रेक के सामने 16 विकेट गए हैं इस टीम के, आरसीबी के भी, लेकिन यहां पे कोई लेग ब्रेक मौजूद नहीं है। अगर किसी लेग ब्रेक को खिलाया जाता है तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा। वैसे अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लेग ब्रेक इस मैच के लिए अवेलेबल रहेगा जो खेलेगा इस टीम की तरफ से। बाकी देखते हैं फाइनल जो टेलीग्राम पे टीम आएगी उसमें तो हम क्लियर करेंगे, जो प्लेइंग 11 आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं। अभी के लिए गेंदबाजी से देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं दिख रहा है जो परेशान कर सके। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ सेफ प्लेयर्स के बारे में, कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको जो फाइनल ग्रैंड लीग की टीम होगी ना उसमें देखने मिल सकते हैं। बहुत हाई चांसेस होंगे जिनके, जिसमें है एक गायकवाड़, एक विराट कोहली, एक डुप्लेसी, शिवम दुबे, जडेजा, मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन। जडेजा के चांसेस मैं थोड़े से कम कर रहा हूं, ये आप मान लीजिए ना लगभग 60% कर लो आप इसे, ये सिर्फ 60% चांसेस है। बाकी इनके चांसेस बहुत बढ़िया हैं कि ये आपको ग्रैंड लीग की टीम में सेफ ऑप्शन के तौर पे देखने मिल जाएंगे। मतलब आपके पास में ये 6 खिलाड़ी तो लगभग है, लेकिन यहां पर भी अब आपको कुछ रिस्क लेना है। क्या रिस्क लेना है आगे बात करते हैं। ये सेफ प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे, अब यहां पे आते हैं कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स कैसे कि जो आपके लिए बेहतर बन सकते हैं, मतलब जिनमें कैपेबिलिटीज हैं, जिनको अगर मौका मिल गया तो वो आपके लिए काम कर जाएंगे। जिसमें एक नाम है डायरल मिचेल का, एक नाम है अजिंक्य रहाणे का, एक नाम है रजत पाटीदार का, और एक नाम है कर्ण शर्मा का। कर्ण शर्मा के पास तो बहुत बड़ा मौका है कुछ कमाल और धमाल करने का। बाकी रजत पाटीदार
नंबर 4 खेलेंगे या नंबर 3 खेलेंगे, ये मैच पे तय करेगा। क्योंकि वहां अगर पहला विकेट जल्दी जाता है, यहां पे सिचुएशन वही है कि अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो मिचेल और रहाणे ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन बनेंगे आपके लिए, और यहां पर भी अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो फिर पाटीदार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे। इसीलिए ये तीनों खिलाड़ी डिफरेंशियल की लिस्ट में शामिल हैं। और आप, लेकिन ये खिलाड़ी तो मतलब ये मान लीजिएगा कि इस मैच के लिए अच्छा पंटर बन सकता है। पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा है इनकी, लगभग 90% पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अच्छा ही करके देके जाएंगे अगर खेलते हैं तो, ओवर सही टाइम पे मिलना चाहिए। अब है कुछ रिस्की प्लेयर्स। रिस्की प्लेयर्स ऐसे हैं कि आप रखना चाहते हो, मैं रखना चाहता हूं, लेकिन चांसेस कम है कि आपके लिए अच्छा ही होगा। अब मैं पूरी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। पहली चीज, मोहम्मद सिराज। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, या तो सिराज चलेंगे या फर्गुसन चलेंगे, दोनों एक साथ चल जाएं, चांसेस इसके भी बहुत कम रहेंगे। अब यहां पे देखिएगा, सिराज नॉर्मली पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नॉर्मली पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज हैं। इसके बाद इनको एक विकेट मिल जाए बहुत होगा। अगर इन्होंने पावर प्ले में एक या एक से ज्यादा विकेट मार दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको विकेट मैक्सिमम एक मिल पाएगा। अब पावर प्ले के अंदर आपको कौन मिलेगा सामने वाली टीम में? एक गायकवाड़ मिलेंगे, रचिन रविंद्र मिलेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे मिलेंगे, डायरल मिचेल मिलेंगे। 4 तगड़े प्लेयर मिल रहा है, एक भी लोकल गंदा प्लेयर नहीं है मौजूद। ठीक है, अब यहां से अगर एक विकेट मार भी लिया तो उसके बाद फिर अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, और पिच ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्विंग प्रोवाइड कर रही हो, इसीलिए सिराज रिस्की प्लेयर में है। मतलब जितने विकेट मिलेंगे वो डेथ में या मिडिल ओवर्स में जाके मिलेंगे। और फर्ग्यूसन जो है ये डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, डेथ ओवर में ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहां पे फर्ग्यूसन या सिराज, इन दोनों में से एक को लेके चल सकते हो। वैसे फर्ग्यूसन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। अब हाईली सिलेक्टेड बट कैन बी फेल प्लेयर, ऐसा क्यों है? इसका जरा मैं बता दूं, मेरा ऐसा मानना क्यों है। पहली चीज ये कि ऐसा खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके फेल होने के चांसेस भी लगभग बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ रचिन रविंद्र के बारे में। रचिन रविंद्र इस वर्ल्ड कप के बाद से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई, बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन T20 की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो कुछ T20 इनके निकले हैं उसमें इन्होंने बनाए हैं 6 रन, 8 रन, 7 रन, 15 रन, ये इनके रन थे पिछले 4 से 5 T20 मैचेस में। और गेंदबाजी इनको ज़्यादा मिलती नहीं है, और जहां पे जडेजा ऑलरेडी मौजूद हैं तो पॉसिबिलिटीज और कम हो जाती हैं कि ऑर्थोडॉक्स 2 हैं, दोनों को एक साथ गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा ज्यादा। तो रचिन रविंद्र मैक्सिमम 1 ओवर डालेंगे, या फिर बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर दी तो 2 ओवर तक चले जाएंगे। इसके ऊपर जाने के चांसेस इनके बहुत कम हैं। तो इसीलिए अगर ये बैटिंग में फ्लॉप रहे तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि आप लोग सीधे 80% लोगों से ऊपर चले जाओगे, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है लगभग 75 to 80% है। इनका सिलेक्शन लगभग 75 to 80% है। इसीलिए हाईली सेलेक्टेड बट कैन बी फेल प्लेयर में ये मेरे शामिल है। अब बात कर लेते हैं यहां से कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में। दोस्तों यहां तक की चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, और कमेंट सेक्शन का जो पहला कमेंट है वहां पे मैंने पिन किया हुआ है। और लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब जो कुछ कॉम्बिनेशन है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में मैंने सब जगह दिनेश कार्तिक को रखा हुआ है, और अगर अनुज रावत खेलते हैं, मैं आपको 2 खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं जो अच्छा कर सकते हैं लेकिन अभी प्लेइंग 11 में आने के चांसेस उनके बहुत कम है। एक नाम है समीर रिजवी का। समीर रिजवी ने रिसेंटली, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड देखोगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं उन्होंने। समीर रिजवी का लगभग 50 का एवरेज है, लगभग 50 का एवरेज है T20 क्रिकेट में। इसके बाद एक नाम अनुज रावत है। अनुज रावत जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और इनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर अनुज रावत खेलते हैं तो सभी टीमों में दिनेश कार्तिक के स्थान पे अनुज रावत कर लेना। मैंने धोनी किसी भी टीम में नहीं रखे, सभी में मेरे अभी कार्तिक है। अगर रावत खेलते हैं तो रावत चेंज कर लीजिएगा। अब टीम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रचिन रविंद्र मेरे हाईली सिलेक्टेड बट कैन बी फेल प्लेयर में है, तो मैंने यहां उनको ड्रॉप किया है। डायरल मिचेल को मैंने कैप्टनसी दी है फर्ग्यूसन के साथ में। विराट कोहली, फेफ डुप्लेसी हैं, गायकवाड़ टीम में है, और जडेजा को टीम में रखा है। कर्ण शर्मा और तीक्षाना मेरी टीम में शामिल हैं। ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। आप यहां पे ये कर सकते हो कि आप कैमरून ग्रीन के स्थान पे चाहो तो सिराज को ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने कैमरून ग्रीन को पावर प्ले के 2 ओवर के लिए रखा हुआ है, अगर वो स्टार्टिंग में विकेट निकाल दें तो। इसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है जहां पे दिनेश कार्तिक एक बार फिर से है,
अनुज रावत मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि अगर वो खेलते हैं तो उनको रख सकते हो। फिर यहां पे है डुप्लेसी, पहला नाम, डायरल मिचेल, गायकवाड़ यहां पे हैं, यहां रचिन रविंद्र को भी टीम में रखा है। यहां पे तुषार देशपांडे को मैंने जगह दी है, बाई चांस अगर वो पावर प्ले में विकेट मार देते हैं एक विकेट, तो इसके बाद में मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन आपको जो गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी भी देंगे प्लस बल्लेबाजी भी देंगे। कैमरून ग्रीन भी गेंदबाजी करेंगे, मैक्सवेल भी गेंदबाजी करेंगे। पहले बैटिंग अगर आरसीबी कर रही है तो फिर इन दोनों के पास में बहुत बढ़िया मौका होगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी में शामिल होने का। और मैं आपको बता दूं जो जिनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा है ना, 80-80, 90-90% जो कैप्टन भी है, 30-30%, 40%, वो आपको जीएल में कैप्टन 1% ही मिलेंगे बस। मतलब जब फाइनल टीम आती है ना, ड्रीम टीम, उसका 1% टाइम ऐसा होगा कि जो 30% सिलेक्शन वाला कैप्टन बनेगा। कैप्टन नॉर्मली आपको देखने मिलते हैं जिनका सिलेक्शन 10% है, 8% है, 5% है, वो खिलाड़ी नॉर्मली आपको कैप्टनसी की चॉइस में नजर आते हैं हमेशा। जडेजा, रविंद्र, कर्ण शर्मा को यहां भी जगह दी है फर्गुसन के साथ में, और तुषार देशपांडे मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये विकेट कीपर कहीं मत देखना, अभी मैं कह रहा हूं ना, विकेट कीपर में सिर्फ मैं देखूंगा कि अनुज रावत खेल रहे हैं तो सब जगह चेंज हो जाएंगे जी। अब यहां पे देखना, अगर ये जैसा हम बात कर रहे हैं कि इनकी गेंदबाजी अच्छी है, उसके पास गेंदबाजी नहीं है, दूसरी टीम के पास में अच्छी, चेन्नई के पास में बढ़िया गेंदबाजी नहीं है, तो यहां पे अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम, सीएसके की टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो ये आपको देखने मिलेगा कि इनकी पूरी बैटिंग हो जाएगी। मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर दिया, बाई चांस अगर कहीं सिराज की गेंदबाजी चल जाती है तो फिर ये दोनों ओपनर्स को भी खा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए। गेंदबाज अच्छा है पर इन्होंने T20 में उतना कमाल अभी तक किया नहीं है, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम मान लें कि इस मैच में अच्छा कर ही दे तो मैंने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप किया है। फिर मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर को जो डेथ में बैटिंग करेंगे उनको टीम में पिक किया, विराट कोहली और डुप्लेसी, फिर ये दोनों खिलाड़ी मैच को खत्म कर सकते हैं। मैक्सवेल सिर्फ गेंदबाजी के लिए टीम में है क्योंकि स्पिन ट्रैक हो सकता है, इसलिए स्पिनर दो फास्ट बॉलर्स को टीम में रखा है। वैसे आकाशदीप एक अच्छा ऑप्शन है जिनको आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे विराट कोहली और डुप्लेसी हैं, मिचेल हैं, गायकवाड़ हैं, दुबे हैं और जडेजा को टीम में रखा है। फिर से एक बार सभी गेंदबाज हैं, लेकिन अगर कोई इस टीम की तरफ से जो कमाल कर सकता है गेंदबाजी के तौर पे वो है जडेजा, इसलिए जडेजा को हमने कैप्टनसी दी है। कहीं अगर 2 या 3 विकेट निकालते हैं, 20-25 रन करते हैं तो वो काम कर जाएंगे। और वाइस कैप्टन है डुप्लेसी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, विदेशी खिलाड़ी यहां पर अच्छा कर सकते हैं चेन्नई के सामने, स्पेशली क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग ज्यादा खतरनाक नहीं है। और इसके बाद जो मैंने आखिरी कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिसमें थोड़ा सा मैं मिडिल ऑर्डर पर आया हूं, अगर किसी वजह से टॉप ऑर्डर कमाल नहीं कर पाता है तो शिवम दुबे और तुषार देशपांडे डेथ ओवर में इन्होंने लास्ट ईयर भी 3 विकेट निकाले थे। पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि इन्हीं को 19वां और 18वां या 18वां 19वां 20वां इन 3 में, और 17 से काउंट कर लो आप, 17 18 19 20 में इन 4 में से 2 ओवर ये करेंगे। और 2 ओवर अगर ये कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि विकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ये टीम है आरसीबी की, इसके पास ऊपर के जो 4 खिलाड़ी हैं बस वही 4 खिलाड़ी हैं, 5 कर लीजिए, 5 में नाम बता देता हूं मैं आपको कौन कौन है, विराट कोहली, डुप्लेसी, ग्रीन और मैक्सवेल, बस। इनके पास लोकल प्लेयर कौन है, अनुज रावत हो सकता है, रजत पाटीदार हो सकता है, ये इनके पास है, और दिनेश कार्तिक, ये लोकल प्लेयर हैं जो विकेट इजीली फेंकते हैं। ये खिलाड़ी थोड़े से बढ़िया हैं, अगर इनके विकेट चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तुषार देशपांडे 3 विकेट डेथ ओवर में मार दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए वाइस कैप्टन है। बाकी सिराज और कर्ण शर्मा को जगह दी है, जडेजा, मैक्सवेल, गायकवाड़। कर्ण शर्मा मेरी अधिकतर टीम्स में है, ज्यादातर टीम में है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो 2 विकेट तक अगर निकाल देते हैं तो मेरा काम बच जाएगा, और पॉसिबली संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए उनको रखा है। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये इंफॉर्मेशन, ये तरीका सही लगा होगा। आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे बने रहिएगा। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।